नमस्कार, पहला प्रणाम। मैं हूं आरजे काव्य। ये है हमारे ओहो रेडियो का स्टूडियो और आप देख रहे हैं आयुर्वाणी पॉडकास्ट, जहां पर हमारी कोशिश है कि आपको ऐसे आयुर्वेद से जुड़े हुए लोगों से मिलाया जाए जो अपने फील्ड में बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। तो आज हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं वैद्य सुशांत मिश्रा, जो कि आयुर्वेद पद चिकित्सालय से हैं, बीएमएस फ्रॉम गुरुकुल कांगड़ी आयुर्वेदिक कॉलेज हरिद्वार। 2002 में इन्होंने अपनी पढ़ाई करी। तकरीबन 12 साल का आयुर्वेद को लेके, नाड़ी को लेके इनका अपना एक्सपर्टीज हो चुकी है, जिसको लेके आज हम यहाँ पे बातचीत करने जा रहे हैं। तो चलिए बातचीत करते हैं और जानते हैं क्या कुछ है खास उनके पास हमको बताने को। सुशांत जी, आपका हमारे ओहो रेडियो के स्टूडियो में, रेडियो स्टेशन में बहुत बहुत स्वागत इस पॉडकास्ट में। धन्यवाद। शुरुआत करते हैं बैकस्टेज जब हम बात कर रहे थे आयुर्वेद को लेके स्पेशली कि ये वैसा नहीं है कि आज आप बीमार हुए और आज आपको जरूरत पड़ेगी। एक लाइफस्टाइल, जीवन शैली, क्या मैं सही हूं पहले तो ये, और जीवन शैली में ये कैसे साथ में चलता है, अगर आप बताना चाहें। बहुत अच्छी बात आपने कही है। आज का अगर हम ट्रेंड देखें तो आज ये होता है कि व्यक्ति बीमार पड़ेगा, उसका इलाज किया जाएगा। जी। आयुर्वेद में जब हमको पढ़ाते हैं तो जो हमारे पास पुस्तक है चरक संहिता, उसमें सबसे पहले के जो चैप्टर्स हैं उनमें दिनचर्या को बताया गया है। दिनचर्या वो आज की ऐसी नहीं है कि ब्रश किया, नहाया, खाना नाश्ता किया, चले गए, हो गई दिनचर्या। नहीं, ऐसी नहीं है। वो एक अलग तरीके की स्पेसिफिक दिनचर्या होती है। मैं आपको भी डिटेल में बताऊंगा अगर आप पूछेंगे उसको। तो वो दिनचर्या ऐसी है कि जो हमारे जितने भी बॉडी में अलग अलग ऑर्गन्स हैं, सेंस ऑर्गन्स हैं, 100 साल तक काम करें। मतलब हम सारी खाली उम्र 100 साल हो जाए, बढ़ जाए, ऐसा नहीं है। वो फिट रहें, काम करें, इसके लिए दिनचर्या बताई जाती, जरूरी बताई जाती है आयुर्वेद में हमारे। तो सबसे पहले दिनचर्या है आप बीमार न पड़े। फिर भी बीमार पड़ गए तब फिर दवाई की बात आती है। आयुर्वेद दवाई की बात बहुत बाद में करता है। अच्छा, एक चीज जो हम आजकल देख रहे हैं, ज्यादातर लोग क्योंकि करियर ओरिएंटेड हो गए हैं, तो सबको यह है कि भाई सुबह उठिए, काम पे निकलिए, आराम तो फिर बाद में करेंगे रिटायरमेंट के बाद। और ये चीज आराम के साथ साथ एक्सरसाइज को लेके भी बहुत ज्यादा आ रही है कि भाई अभी तो काम करने का समय है, काम करते हैं, एक्सरसाइज बाद में, एक्सरसाइज ही एक्सरसाइज करनी है। इस चीज को कैसे एड्रेस करेंगे आप? जो आपने एक्सरसाइज की बात करी है, देखिए सुबह का जो समय होता है, अगर एक हम बोलते हैं एक्सरसाइज का अपना एक बहुत महत्व है। आयुर्वेद में बोलते हैं कि एक्सरसाइज अगर आप करेंगे तो दोष क्षयो, यानी कि जो वात पित्त कफ जो दोषों का कारण भी हैं उनको क्षय करता है, यानी कि बीमारियां होने से रोकता है, अग्निवृद्धिश्च और पाचन शक्ति को बढ़ाता है। इसलिए व्यायाम तो अनिवार्य है। इसके साथ साथ में आपका बल बढ़ेगा, देखने में शरीर सुंदर लगेगा, ये सब चीज़ें तो हैं ही। और सबसे बड़ी चीज़ कार्य क्षमता बढ़ती है, वर्किंग कैपेसिटी आपकी बढ़ जाती है व्यायाम से। अब होता क्या है कि लोग कहते हैं कि भाई व्यायाम में टाइम खर्च होगा, प्राणायाम में टाइम खर्च होगा। वो समझते हैं कि ये टाइम हमारा वेस्ट हो रहा है, लेकिन नहीं। अगर आप प्राणायाम में आप 15 मिनट खर्च कर रहे हैं व्यायाम में, तो आपकी वर्किंग कैपेसिटी बढ़ रही है। कैपेसिटी बढ़ने से जो काम आप कर रहे थे एक निश्चित टाइम फ्रेम में, उसको करने में आपको बहुत कम टाइम लग रहा है। तो आपके पास वो 15-20 मिनट एक्स्ट्रा दिन में वैसे ही निकल आएंगे सेम डे। तो ये तो हो गया, उतना टाइम आपका जान ही रहा बच जाएगा। प्लस आपको बोनस मिलेगा। बोनस क्या मिलेगा? आपको थकान नहीं आएगी। आप बिना व्यायाम किए, बिना प्राणायाम किए अगर आप दिन भर कार्य करते रहेंगे तो शाम तक थक जाएंगे। अगर व्यायाम प्राणायाम करके काम करेंगे तो आपका टाइम बचेगा, प्लस थकान नहीं आएगी। तीसरा सबसे बड़ा फायदा होगा, रात को अच्छी नींद आ जाएगी और भूख लगेगी। आज बहुत बड़ी समस्या है, लोगों को भूख नहीं लग रही है। मैं आपको बताऊं, मेरे पास पेशेंट आते हैं, मैंने सवाल पूछता हूं कि भाई भूख लगती है? तो जवाब पता क्या आता है? जवाब ये आता है, मैं सुबह इतनी रोटी खा लेता हूँ, दोपहर को इतना चावल खा लेता हूँ। मैं सवाल रिपीट करता हूँ। मैंने कहा नहीं, मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ, भूख लगती है ठीक से? फिर थोड़ा सर खुजाते हैं, कहते नहीं खा लेते हैं, खाना खा लेते हैं। मैं सवाल फिर रिपीट करता हूँ अलग तरीके से। मैंने कहा भूख लगने पे खाते हैं क्या? तब जवाब आता है, डॉक्टर साहब बस टाइम हो जाता है तो नाश्ते का टाइम हो गया तो नाश्ता कर लिया, खाने का टाइम खाना खा लिया। ये आजकल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। उसका कारण क्या है? आयुर्वेद में कहा गया है कि अगर स्वस्थ रहने के लिए कोई एक लाइन है, एक लाइन, एक शब्द, तो कहा गया है काल भोजन। माने सही टाइम पर अगर आपने निशाना लगा दिया, भोजन कर लिया, तो खाना पच जाएगा। और खाना पच जाएगा तो सुबह पेट साफ होने से रोकने के लिए कोई शक्ति है ही नहीं। पेट तो साफ होगा ही होगा। अभी क्या है, टाइम से खाना नहीं हो रहा, रात का खाना लेट होगा। अगर खाना लेट होगा और सुबह लोग सोचें कि हमारा पेट साफ हो जाएगा, वो संभव नहीं है। हम प्रकृति के मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकते।
तो एक्सपेक्टेशन है कि नहीं सुबह 6 बजे पेट साफ हो जाए, फिर नहीं होता, 2 बार जाते हैं क्योंकि जब खाना पचेगा तभी पेट साफ होगा। और लोग ये समझते हैं कि मुझे कब्ज हो गया है, वो कब्ज नहीं होता है, वो अजीर्ण होता है। और लोग कब्ज के डब्बे ले लेके खाते रहते हैं पेट साफ करने के लिए, उन्हें पता नहीं खाना पच नहीं रहा मेरा अभी। जब तक खाना पचेगा और पच गया खाना तो पेट साफ होने से रोकने के लिए कोई शक्ति धरती पे है ही नहीं। बिल्कुल। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है कि लोग टाइम से नहीं खा रहे। अगर हम बात करें आजकल हम देखते हैं कि लोग सुबह उठे, ऑफिस मान लीजिए 10 बजे पहुंचना है तो 8 सवा 8 उठे और ब्रश किया, नहाया, ब्रेकफास्ट हुआ तो ठीक, अन्यथा ऑफिस पहुंच गए। ये दिनचर्या की शुरुआत है, शुरुआत के 3-4 घंटों की। क्या ये आइडियल दिनचर्या में काउंट होगा या क्या है एग्जैक्टली? ये तो हमारा समाज भटक गया है जी। दिनचर्या भूल गया है, उसे सिर्फ काम दिख रहा है और फाइनेंशियल क्राइसिस कैसे मैनेजमेंट करना है, बस वही फोकस सारा चला गया है। लेकिन हमें समझना चाहिए कि अगर शरीर स्वस्थ रहेगा तो हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं, चाहे फाइनेंशियल हो, सोशल हो, हम उनको बेहतर तरीके से मैनेज कर पाएंगे। तो दिनचर्या क्या है आयुर्वेद के हिसाब से मैं आपको बता दूं कि हम लोग इस्तेमाल करते हैं डेली करते हैं, रूटीन में करते हैं। सबसे पहली बात तो आती है ब्रह्मे मुहूर्ते उत्तिष्ठे जीर्णा जीर्णे निरूपयन। जो ब्रह्म मुहूर्त होता है, अभी हम बोलें कि सूर्योदय से पहले उठ जाओ, ऐसे हो जाओ, शायद सब लोग ना उठ पाएँ, दिनचर्या लोगों की ऐसी हो गई है। लेकिन जल्दी उठना बहुत ज़रूरी है, चाहे आप दिनचर्या ना भी ठीक से कर पाएँ। लेकिन जो ये अंग है जल्दी उठने वाला, क्यों? आपका पूरा दिन डिपेंड करता है उसी के ऊपर। आप शाम को जल्दी खाइए, जल्दी सोइए, अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज़, तो सुबह जल्दी उठ पाएँगे और सुबह आपका पेट साफ हो जाएगा। पेट साफ हो जाएगा, टाइम से भूख लगेगी, टाइम से भूख लगेगी, टाइम से खाना खाएँगे, टाइम से पचेगा, सारा सिस्टम ट्रैक पर आ जाएगा। अब रात को देर से सोएंगे तो सुबह आप जल्दी उठ नहीं पाएंगे। तो सबसे पहली ज़रूरत है कि टाइम से उठना। अच्छा, टाइम से आप उठ गए, उसके बाद आप सबसे पहले हमारे आदमी कहते हैं कि आप उठने के बाद में सारे काम छोड़ करके सबसे पहले आप देखो कि अगर आपका पेट कह रहा है कि आपको शौच के लिए जाना है तो आप सबसे पहले उस काम को करो, क्योंकि हमारा मन बहुत सेंसिटिव है। जरा सा अपने मन को ट्रैक से चेंज कर दे कि नहीं, अरे आज मुझे प्रेजेंटेशन देना है, यहाँ जाना है, ये काम है, उनसे मिलना है, तो आपका मन तुरंत शिफ्ट हो जाता है और मन का पूरा पूरा कंट्रोल पूरी बॉडी पर रहता है। फिर आपका जो वेग बनता है पेट साफ होने के लिए वो ठीक से नहीं बन पाता। तो सुबह उठ करके सारे काम छोड़ के सबसे पहले अपना फोकस पेट पे ही रखना चाहिए कि खाना हजम हो गया तो मुझे जाना चाहिए। इसके लिए लोग पानी पीते हैं, बहुत अच्छी बात है, पर 1 गिलास गुनगुना पानी पीना है। आज लोग 1 जग पानी पी रहे हैं। मैं आपको बताऊं, मेरे पास एक पेशेंट है, वो ज़्यादा मात्रा में पानी पीने की वजह से उनका पाचन डिस्टर्ब हो गया। उन्होंने एंडोस्कोपी कराई तो पता लगा आंतों का जो साइज़ है ना, वो जो होता है उससे चौड़ा हो गया, कि हमारी आंतें इतना पानी एक साथ संभालने के लिए बनी ही नहीं है। तो ये बहुत ज़रूरी है, मैं कहना चाहूँगा कि 1 गिलास गर्म पानी बस, इससे ज़्यादा नहीं। उसको आप पीजिए, थोड़ा सा वॉक कीजिए, फ्रेश होइए। फ्रेश होने के बाद आपको करना क्या है, आप थोड़ा सा सरसों का तेल होता है घर में, सिंपल, आपने कटोरी में लेके उसको पका लिया, कच्चापन तेल का ख़त्म कर लिया। फिर आप किसी ड्रॉपर वाली शीशी में उसको आप भर के रख सकते, कोई अपना ड्रॉपर खाली पड़ा होगा। उसके बाद आप लेट गए और सिर को थोड़ा सा ऐसे चिन को किया और दोनों नाक के छेद में आपने 4-4 ड्रॉप या 5-5 ड्रॉप तेल को टपका लिया मॉर्निंग में। हाँ, मॉर्निंग में। उसके बाद आपको 2 मिनट तक लेटे रहना है और नाक से जोर से खींचना नहीं है। तेल अपने आप अंदर जाएगा, आपको गले में आएगा, गले में आएगा। आप उसको निगलना चाहें निगल लें, थूकना चाहें थूक दें, आपकी इच्छा। कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तेल तो हम खाने में वैसे ही खाते हैं, ठीक है। इससे फ़ायदा क्या होता है? इससे ऐसे ऐसे फ़ायदे होते हैं कि अब मैं आपको बताऊंगा तो आपको आश्चर्य होगा। सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है कि मैं कोरोना के टाइम में मैंने पेशेंट देखे हैं सिर्फ मास्क पहन करके। मैंने नाड़ी देखी है उनकी, मैं नाड़ी देखता हूँ, तो नाड़ी देखने लगे पेशेंट को दूर नहीं बिठा सकता, पास बैठालता था। मुझे कोरोना हुआ लेकिन उसके सिम्टम्स बहुत कम रहे। क्यों कम रहे? क्योंकि नाक में जो तेल लग जाता है ना, वो क्या काम करता है? 2 काम करता है। वो नाक के अंदर की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसको स्ट्रेंथन करता है, मजबूत करता है। तो जो भी पैथोजेंस बाहर से आते हैं, डस्ट है, वायरस है, बैक्टीरिया है, उसका असर कम होता है। प्लस जो तेल की एक लेयर होती है, ऑयल फिल्म बन जाती है अंदर नाक के अंदर, वो क्या करती है, जो ये पैथोजेंस हैं, बैक्टीरिया, वायरस है, उनको थोड़ा अपने अंदर भी चिपका लेती है, ठीक। तो बहुत कम मात्रा में ये जो बीमारी फैलाने वाले वायरस वगैरह अंदर जा पाते हैं। तो उनका मुकाबला करने के लिए आयुर्वेद में रसायन है, आप रसायन सेवन करते रहिए, तो जो थोड़े बहुत अंदर गए भी हैं वो आपको ज़्यादा परेशान नहीं कर पाएंगे। तो ये फ़ायदा हो गया। दूसरा एक ऐसा लाभ है, जो अगर आज से आपने शुरू कर दिया इसको, नाक में तेल डालना, तो वृद्धावस्था जब आएगी, सबको वृद्धावस्था आनी है, उसमें आपकी जो बुद्धि है, मस्तिष्क है, वो प्रॉपर तरीके से काम करेगा।
ये जानना ज़रूरी है। क्यों? सबकी उम्र बढ़नी है, वृद्धावस्था सबको आनी है, लेकिन हर कोई चाहता है कि हम बूढ़े भले ही हो जाएँ, लेकिन जो हमारी अगली पीढ़ी है, हमारे नाती-पोते हैं, बच्चे हैं, बहू हैं, उनसे हमारा कनेक्ट बना रहे। तो अगर आपका ब्रेन, बुद्धि थोड़ी-सी होने लग गई, नीचे की तरफ चल जाने लग गई उसका लेवल, तो आप कनेक्ट नहीं कर पाओगे। बच्चे कहेंगे कि पापा ईमेल भेज दो, आप व्हाट्सएप कर दो, आप कंपैटिबिलिटी आपकी ख़त्म हो जाएगी, तो आप नई पीढ़ी से कनेक्ट नहीं कर पाओगे। कनेक्ट नहीं कर पाओगे तो क्या होगा? अरे! इनके बारे में क्या बात करें, इनको तो छोड़ो इनको। तो ज़रूरी ये है कि वृद्धावस्था तक आपका बुद्धि और मस्तिष्क एकदम सही से काम करता रहे। तेल ये काम करता है। आपने अभी-अभी न्यूज़ पढ़ी होगी, केरला के में क्या हुआ कि बच्चा तालाब में नहा रहा था, एक अमीबा नाक से घुस गया गंदे पानी से और उसने जाकर के ब्रेन को खा लिया, बच्चे की डेथ हो गई। ऐसी कई घटनाएँ हुई हैं। तो जब अमीबा नाक से अंदर जाके यहाँ पहुँच सकता है, तो आयुर्वेद कहता है नासा ही शीर्षो द्वारम। अगर सिर में कोई दवा पहुँचानी है तो नाक उसका दरवाज़ा है। तो तेल ये काम करता है। इसलिए तेल मस्तिष्क को पोषण देता है। आप चाहें तो इसकी जगह बादाम का तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो डाल सकते हैं। तो ये है। सरसों का तेल आयुर्वेद में उत्तर भारत के लिए बेस्ट है। उत्तर भारत के लिए बेस्ट है और जहाँ बर्फ़ पड़ती है वहाँ के लिए तिल का तेल बेस्ट। सो ये जो खाने में आजकल एक हो रहा है कि भाई ऑयल कम खाइए वाला जो है, या बिल्कुल ही मत, घी के लिए भी मना कर दे रहे हैं, तो ये क्या है? मतलब इसको मानना है नहीं मानना है? जी नहीं, ये बिल्कुल गलत है। देखिए, अभी सबसे पहली बात आती है कि घी खाएँगे कोलेस्ट्रॉल, एक बहुत कॉमन है ना। घी खाने से बैड कोलेस्ट्रॉल घटता है, ये साइंस ने प्रूव कर दिया है। मैं आपको उसका डिटेल भेज दूँगा, आप देखना उसको। साइंस प्रूव कर चुकी है। अमेरिका की संस्था ने, जो कि खान-पान नियामक संस्था है, उन्होंने उस पे से रोक हटा ली है। पहले वो कहते थे कि नहीं ये मक्खन, घी ये सब नहीं चलेगा, अब रोक हटा ली उन्होंने। उन्होंने कहा नहीं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। वो अगर आप किसी को हृदय रोग है, आर्टरी में ब्लॉकेज है, तो उसको गाय का घी खाना चाहिए। क्यों खाना चाहिए? क्योंकि वो बैड कोलेस्ट्रॉल को घटा रहा है, वो ठीक कर रहा है। जी। ये तो मार्केटिंग है कि हमें एक उन तेलों को बेचना है जिनसे सब कुछ निकाल लिया गया है। आप रिफाइंड कैसे बनाया था प्रोसेस आप पढ़ोगे, उसकी सुगंध अलग निकाल ली जाती है, उसके फैटी एसिड्स अलग निकाल लिए जाते हैं। उन सबको किसी को चॉकलेट बनाने के लिए बेच दिया जाता है, किसी को लिपस्टिक में डालने के लिए बेच दिया जाता है। तो जो आपके पास रिफाइंड ऑयल आता है, उससे उसका दम निकल चुका होता है, वो आपके पास आता है। अब विदेशों में क्या है, उन्हें उनके वो कोई रंग गंध नहीं चाहिए तेल में, तो निकलवा दिया भाई, ठीक, उनकी अपना लाइफस्टाइल है। पर हम बिना मतलब उस तेल का दम क्यों निकलवाएं, उस तेल का तेल ही निकलवा दिया फिर हमारे किसी काम का नहीं है। अभी क्या है, पतंजलि का सबसे बड़ा जो बिजनेस है उनमें से एक उनका देसी घी का बिजनेस है। अगर घी से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता तो वो बिजनेस इतना फ्लरिश नहीं करता। आपको बताएं, विदेशों में लोग घी मंगा रहे हैं फैट को कम करने के लिए। जो घी है उसमें ऐसी चीज़ें होती हैं जो फैट को कम करती हैं और जो पहले से मौजूद फैट है उसको बर्न करने में हेल्प करती है, अगर आप एक्सरसाइज साथ में करते हो। जैसे कि जो सिनेमा में काम करने वाले लोग हैं, ये करीना कपूर एक अभिनेत्री है जी। उनके लिए आता है कि ज़ीरो फिगर पाने के लिए उन्होंने गाय के घी का सेवन किया, उनके डाइटिशियन ने बताया। जो अदनान सामी है, ये मैं अपने से नहीं बता रहा हूँ, ये मैं टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज़ आपको बता रहा हूँ। आप कहेंगे तो उसकी मैं भेज दूंगा लिंक आपको जी। उनका एक निकला था, घी इज़ ग्ली, आप आराम से खाओ। तो घी के बिना जीवन बेकार है। अगर आप चाहते हैं मस्तिष्क को पोषण मिले, शरीर को पोषण मिले, तो घी जरूरी है। और घी आपके कोलेस्ट्रॉल को घटाएगा, लेकिन मैं यहाँ गाय के घी की बात कर रहा हूँ, भैंस के घी की बात मैं बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ। एंड ऑयल का क्या है? सरसों का तेल बेस्ट है। उसमें आप देखेंगे तो उसमें कई बीमारियों को दूर करने की शक्ति होती है। तो आप बेफिक्र होकर सरसों का तेल और गाय का घी इस्तेमाल करें, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कब आती है? दिक्कत तब आती है जब मात्रा बढ़ा देते हैं। जैसे पानी है, हमारा जीवन है, अगर अधिक पिएंगे तो क्या होगा? खाना नहीं पचेगा। अत्यंबुपानात आयुर्वेद में कहा गया, अगर जल अधिक पी लेंगे तो अजीर्ण हो जाएगा, खाना नहीं पचेगा, भले ही वो जीवन है। तो घी तेल बॉडी के लिए बहुत बेनिफिशियल है। मात्रा का ध्यान तो हर चीज का रखना पड़ता है। बस समोसे नहीं निकालने उसमें, समोसे, पराठे, ये सब कभी कभार की चीजें हैं, वो अपना कर सकते हैं, लेकिन बाकी इन सब से। लेकिन हाँ, एक बात आयुर्वेद में कहा गया है, जो दाल है, दाल रुक्ष होती है, रुक्ष माने थोड़ा ड्राई नेचर की होती है, वो बिना घी के नहीं खाना चाहिए, एक नियम है। अगर गेहूं की रोटी है उसमें घी लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो पहले से तर होती है, उसको जरूरत नहीं होती। लेकिन जो आज सरकार बात कर रही है श्री अन्न की, श्री अन्न जितने भी हैं हमारे मोटा अनाज है, वो सब ड्राई होते हैं। तो अगर उनकी रोटी आपने बनाई है, बाजरा, ज्वार, मक्का,
कोदाच इन सब की रोटी आपने बनाई है तो उसमें घी वो चाहिए। बिना घी के नहीं चलेगी, वो घी चाहिए उसमें। अब बात करते हैं नाड़ी की। थोड़ी देर पहले जिक्र हो रहा था, और आप नाड़ी के जादूगर हैं। नहीं जादूगर नहीं हूँ, नाड़ी एक सामान्य चीज है, बस जी। कोई सिखाने वाला मिलता नहीं है, या जिसको आती है वो दूसरे को एक्सप्लेन नहीं करते हैं, तो ये दिक्कत आती है। तो जी। जादूगर वाली कोई बात नहीं है, ये कोई भी सीख सकता है। हम अभी ट्रेनिंग दे करके आ रहे हैं अपने नई पीढ़ी को, जी। और ये सब कार्यक्रम तो चलते रहते हैं। कितने वर्ष हो गए हैं, और ये किस तरह से काम करती है, अगर ब्रीफ में बताना चाहें? ठीक, बहुत अच्छी बात पूछी आपने। मुझे लगभग 12 साल से मैं नाड़ी देख रहा हूँ, और जो कैसे काम करती है नाड़ी में, हम क्या करते हैं, 3 दोष देखते हैं, वात, पित्त और कफ। जो हमारी बॉडी बनी हुई है वो पंच महाभूत से बनी हुई है, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। उनको हम जब समराइज करते हैं, भाई पांचों को थोड़ा मुश्किल होता है तो समराइज कर दिया, तो उनको हमने बोल दिया कि भाई ये वात, पित्त, कफ 3 है। ये जो अग्नि है वो पित्त हो गया, और जो आकाश वायु है उसको हमने वात बोल दिया, जो पृथ्वी और जल है उसको हमने कफ बोल दिया। एक इलाज में थोड़ी सी आसानी हो जाए इस करके हमने बोल दिया। तो ये त्रिदोष हैं, इनको हम नाड़ी में देखते हैं, क्योंकि बॉडी इन्हीं से बनी है। तो हम ये देखते हैं कि कौन सा दोष बढ़ा हुआ है, उसी दोष के हिसाब से हम उसको खान पान औषधि देते हैं। उसके अलावा हमारी बॉडी में जो 7 धातुएं होती हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र, उनको भी हम नाड़ी से देखते हैं। उसके अलावा आपको बताऊं, मुझे बताते हुए अच्छा लग रहा है कि धीरे धीरे कोविड में पता है क्या हुआ, हमारा चिकित्सालय बंद हो गया। मैं घर पे, मैंने कहा क्या करूं, नाड़ी देखना है, पेशेंट है नहीं, कैसे करूंगा। तो मैंने अपने परिवार में बच्चे, पत्नी की नाड़ी देखना शुरू किया। तब मुझे पता लगा कि आहार की भी अपनी नाड़ी होती है, जो आहार लेने के 48 मिनट तक चलती है। अच्छा। तो एक वैरायटी ऑफ आहार है जिसकी नाड़ी मिल जाती है। माने किसी ने राजमा खा रखा है, 48 मिनट्स के अंदर बताया जा सकता है कि राजमा खा रखा है, उसके बाद नहीं। 48 मिनट्स या आवर? मिनट्स। okay. क्योंकि इतनी ही देर आहार हमारे आमाशय में रहता है, उसके बाद 50 मिनट के बाद वो आगे शिफ्ट होना शुरू होता है छोटी आंत में। अच्छा। तब पता नहीं लगता। ये है। एक मोस्टली दालें होती हैं उनकी नाड़ी अच्छे से मिल जाती है। चाय की नाड़ी मिल जाएगी, पानी की अलग नाड़ी होती है वो मिल जाएगी, दूध की नाड़ी अलग नहीं चलती है। शायद बॉडी दूध से बचपन में दूध पी के बनी है, तो हो सकता है कोई रिएक्शन नहीं देती हो, मुझे नहीं पता, लेकिन दूध की कोई अलग से नाड़ी नहीं चलती है। तो ये सब चीज़ें मुझे कोविड के दौरान, मुझे जब पेशेंट नहीं मिल रहे थे, अब कुछ ना कुछ तो करना था, तो अपनी नाड़ी खाना खाने के पहले, खाना खाने 10 मिनट बाद, आधा घंटे बाद, क्या करें, कोई काम भी नहीं था, लेकिन वो ये काम अच्छा हो गया उस दौरान। तो नाड़ी जादूगर वाला कुछ भी नहीं है, सारा सिस्टमेटिक है एकदम। अगर कभी मौका लगे पूरा एक्सप्लेन करेंगे, तो बहुत सिस्टमेटिक है ये। मैं वही सिखा करके आ जाया हूँ। अच्छा। हाँ। जो यूथ है, आपको तो समय हो गया ये करते हुए, नई जनरेशन क्या है, वो बाहर जाना चाहती है, वो डॉक्टर वहाँ बनना चाहती है, वो सब कुछ बाहर, पढ़ाई भले ही यहाँ हो लेकिन सर्विसेज वहाँ। उन नए लोगों को जोड़ने के लिए, और स्पेशली आयुर्वेद से जोड़ने के लिए, ताकि वो हमारे आसपास ही काम करें, समाज के काम आए, स्टेट के काम आए और देश के काम आए, कितना आप लोग इसमें सफल हो पा रहे हैं? ये प्रश्न आपका बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि वास्तव में आज ये ज़रूरत है कि हम उनको कनेक्ट करें। अभी जो हमारे विभाग की टीम है, हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं, और हमने आइडेंटिफाई किया है कि एक प्रकृति एक ऐसी चीज़ है, बॉडी की प्रकृति वात, पित्त, कफ से बनती है। कौन सी चीज़ ज़्यादा है, अगर किसी के अंदर वात ज़्यादा है तो ज़्यादा एक्टिव हो जाएगा, किसी के अंदर पित्त ज़्यादा है तो बहुत ब्रेन से एक्टिव होगा, भूख अच्छी ज़्यादा लगेगी उसको। ऐसे ही अलग अलग लक्षण मिल जाते हैं। तो अगर हमें शरीर की प्रकृति पता हो, माने वात से बनी है, पित्त से बनी है, कफ से बनी, किस चीज़ से बनी है, तो हम ये बता सकते हैं कि आप अगर पूरे जीवन भर स्वस्थ रहना चाहते हैं, तो आपकी प्रकृति के हिसाब से आपको ये खाना है, ये नहीं खाना है, इस मौसम में ये खाना है, इस मौसम में ये नहीं खाना है। डूज एंड डोंट्स, आपको दिनचर्या में क्या क्या ध्यान रखना है, छाता लगा के जाना है कि नहीं जाना है, छोटी छोटी बातें हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो अगर हम यूथ को एक्सप्लेन कर सकें, तो उनको बात समझ, वो यूथ आज का बहुत अच्छा है, बहुत सेंसिटिव है, उसे पता लग जाए कि हाँ नहीं ये हेल्थ के लिए अच्छा है, तो ध्यान देता है। लेकिन हम कैसे कनेक्ट करें, उसके लिए प्रकृति कैसे उनको बताई जा सके, कुछ सॉफ्टवेयर हम लोगों ने डेवलप किए हैं, और हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको कैसे हम आम आदमी से जोड़ सकें। अभी आने वाला समय है, वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस हमारे देहरादून में होने वाला है। आपको तब तक कई नई चीज़ें दिखेंगी कि यूथ सीधे कनेक्ट होगा और अपनी प्रकृति को निकालेगा सॉफ्टवेयर के माध्यम से, और उसको रिकमेंडेशंस मिलेंगी कि तुम्हें क्या खाना है कि बीमार ना पड़ो। भाई मान लीजिए किसी के अंदर पित्त ज़्यादा है, माने गर्मी ज़्यादा है,
और हमने उसे बताया नहीं, वो चाय भी पी रहा है, समोसे भी खा रहा है, चिलीज़ मिर्च खा रहा है, अचार खा रहा है, गरम मसाला खा रहा है, नॉन-वेज खा रहा है, खूब सारा। तो क्या होगा? उसका पित्त जो पहले से जन्म से बढ़ा है, वो जी। और बढ़ेगा हाँ। और जो एक्स्ट्रा बढ़ेगा तो बीमारी पैदा करेगा। हुँ, हुँ, तो यही ज़रूरत है बताने की कि आपका बॉडी इन चीज़ों से बना है, आपको हुँ। ये नहीं खाना है। और चूँकि पित्त आपका जन्म से बढ़ा हुआ है, कोई दोष जन्म से बढ़ा हुआ है, जी। तो आपको ये खाना है हाँ। ताकि जो जन्म से बढ़ा हुआ है वो थोड़ा बैलेंस होकर के रहे, उसको हुँ, मौका ही ना मिले बीमारी पैदा करने का। करेक्ट। तो आयुर्वेद ये चाहता है कि आप बीमार पड़ो ही ना, हुँ, इसके लिए प्रकृति हम चाहते हैं सबको पता लगे और हुँ, आपके माध्यम से हम चाहते हैं कि लोग जानें जी। और हम ऐसे डेवलप कर रहे हैं चीज़ों को, अभी हुँ, आपको जल्द ही पता लगेगा। हुँ, क्योंकि मैं अभी स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ, तो हो सकता है मुझे वो अधिकार ना हो जानकारियाँ अभी शेयर करने का, हुँ, हुँ। तो मैं अभी नहीं कह सकता। उनके बारे में जानकारी तो है लेकिन अभी नहीं जी। कर सकता। अगर बात करें कि मॉडर्न साइंस की जहाँ पे चिकित्सा नए-नए लेवल पे हो रही है, वो रोबोटिक भी हो गई है, वो लेज़र्स की भी हो गई है, कहीं से बैठ के कहीं इलाज हो जा रहा है, टेलीमेडिसिन भी उसमें आ गया। आयुर्वेद और जो मॉडर्न ये चिकित्सा की चीज़ें हैं, उनके बीच में आपको क्या कोई चैलेंज लगता है, आयुर्वेद को लेके? या आपको लगता है कि नहीं उनका अपना चीज़ है और हमारा अपना तरीका है? ये प्रश्न बहुत अच्छा है। देखिए कोई भी पैथी हो, हर पैथी के अपने स्कोप होते हैं और हुँ, अपने लिमिटेशंस होते हैं, हर चीज़ के होते हैं। जब हम सर्जरी की बात करते हैं, हुँ, तो एलोपैथी में बहुत एडवांस सर्जरी है, उसका लाभ लेना चाहिए। जी। पर हम बीमार ना पड़ें, हुँ, ये पहली बात है। दूसरा, जब आती है बात डायग्नोस्टिक टूल्स की, हुँ, कि भाई मुझे क्या बीमारी है, तो मैं एक आपको छोटा-सा एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगा। मेरे पास एक पेशेंट, एक महिला आई और उसने एक ऐसा सिम्पटम बताया जो मैंने जीवन में कभी सुना ही नहीं था। हुँ, उसने कहा, डॉक्टर साहब मेरे सीने में झटका लगता है। हुँ, थोड़ी देर में समझ ही नहीं पाया, मैंने कहा दर्द होता है, भारीपन होता है, दबाव होता है, झटका हुँ, तो मैं पहली बार हुँ, सुन रहा हुँ, हूँ। तो अब जब किसी को यहाँ झटका लगता है तो क्या करता है, अपोलो चला जाता है, बड़े अस्पताल चला जाता है। हुँ, वहाँ सारी जाँच हो गई, हुँ, कुछ नहीं आया, मेडिसिन लिख दी, ठीक हुँ, नहीं हुई। हुँ, मैंने कहा जब जाँच में कुछ आया नहीं तो हुँ, एविडेंस बेस्ड जो लोग अब बोलते हैं उन्होंने आपको कैसे मेडिसिन हुँ, लिखी? और जब पता नहीं कुछ आया नहीं तो आपको लाभ कैसे होना था? मैंने उसकी नाड़ी देखी। नाड़ी में कृमि रोग की नाड़ी चल रही थी। कृमि अच्छा। बोलते हैं कीड़ों को। कीड़ों की बात करते हैं तो हमें लगता है कि हमारे पेट में, आंतों में कीड़े होते हैं, ऐसे ही। ऐसा नहीं है। आयुर्वेद में कीड़े बहुत छोटे-छोटे जो आँखों से दिखते नहीं, ब्लड के अंदर भी होते हैं। हुँ, उनमें से एक कृमि होता है हृदयाद कृमि, जी। जो हृदय को परेशान कर सकता है। हुँ, ऐसे ही कई कृमि होते हैं जो हृदय को और भी परेशान करते हैं। हुँ, तो वो नाड़ी उसके अंदर मिल रही थी। हुँ, तो आप शायद यकीन ना करें, मैंने सिर्फ़ आयुर्वेद में कीड़ों को नष्ट करने के लिए जो दवाई होती है, 2 दवाई सिंपल हुँ, होती है, वही मैंने दी उसको। 14 डेज़ के बाद वो आई और उसका वो प्रॉब्लम ठीक हो गई थी। अच्छा, मेरे लिए पहला अवसर था हुँ, कि कोई झटके वाला पेशेंट, हुँ, तो मैंने उसको कई बार बुलाया फ़ॉलो-अप के लिए, लेकिन 3-4 महीने तक वो एकदम फिट थी। अभी भी वो और पेशेंट्स को लेकर के आती है, हुँ, एकदम ठीक है वो। तो मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारे पास डायग्नोस्टिक टूल है, उसका हाइट उससे ऊपर है जो आज है। क्योंकि उसने सब जाँच, टीएमटी, ईसीजी सब करा लिया था। तो हम अपने आप को कहीं से कम नहीं मानते, लेकिन उनकी अपनी विशेषता है। वहाँ जब ज़रूरत हो आप वहाँ जाइए। हुँ, लेकिन आज लोगों को समझ में आने लगा है कोविड के बाद में कि हमको किस प्रॉब्लम में कहाँ जाना चाहिए। ये एक बहुत अच्छा, कोविड के नुकसान बहुत हुए हैं, देश को हुँ, नुकसान, लोगों को लाइफ़्स का नुकसान हुआ है। लेकिन हुँ, एक ये अच्छा हुआ, लोगों के दिमाग में आया नहीं यार, जो आधुनिक चिकित्सा है, जिस पे हम पूरा रिलाई करते थे, हुँ, वो हमारा कुछ लाभ नहीं कर पाई और हुँ, हम लोग कोई काढ़ा खा के, कोई भाप लेकर के, स्टीम लेकर के लोगों ने अपने आप की रक्षा करी है लोगों, एविडेंस है इस चीज़ का। हुँ, तो लोगों को भरोसा हुआ कि नहीं यार, हम कुछ मिस कर रहे थे बहुत समय से और हमें ज़रूरत है थोड़ा-सा चेंज करने की। हुँ, तो जी। अब लोगों ने सोचना शुरू कर दिया है कि ये प्रॉब्लम्स हैं, हुँ, तो हम वहाँ जाके दवाई ना खा कर के हम आयुर्वेद की दवाई ले लेंगे, अच्छा रहेगा। हुँ, और जो भी पढ़े-लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं, वो भी आते हैं और जो लेमैन हैं, कोविड का यही असर रहा है कि काढ़ा जिसने भी पिया है, उसने समझ में आ गया नहीं हम मिस कर रहे थे आयुर्वेद को, हुँ। हमको यार इस तरफ फिर से आना चाहिए, कम से कम बीमार ना पड़े तो अच्छा है। तो आज की बातचीत में आखिरी सवाल आपसे पूछने जा रहा हूँ कि आज तो हमारे पास में बहुत सारी चीज़ें हैं कि कुछ बीमारी होती है, कोई चोट लग जाए, कुछ भी हो, तो हम कहते हैं फलाँ टेस्ट करवा लीजिए, ये कर लीजिए, उसकी रिपोर्ट आएगी, उसको देख के एंड देन जो है प्रिस्क्रिप्शन दिया जाता है। लेकिन अगर पहले की बात करें, 50 साल पहले की बात करें या 100 साल पहले भी, तो हमने ये कहानियाँ बहुत सुनी हैं कि अरे वो तो हाथ देख के बता देते थे, ऐसे टच किया और या नाड़ी को लेके ही, और वो बता देते थे कि ये प्रॉब्लम है और इस तरह से ये। तो जब हमारे पास ये एक तरह से कहें पावर या एक्सपर्टीज़ कहें,
जो सदियों से चली आ रही है, न केवल दशकों से, सदियों से चली आ रही है। और हमारे पुराने उसमें भी है, हम पढ़ते हैं ये सारी चीजें। पहले हाथ भी टूटता था तो कोई प्लास्टर तो होता नहीं था, वो अपने तरीके से सही कर देते थे। तो इस चीज को हम और ज्यादा मशीन से हटा के इसको कैसे बढ़ाएं, उसको लेके क्या करना चाहिए? मतलब आप ये जानना चाह रहे हो कि नाड़ी के माध्यम से या किसी जी, तरीके से? जी। देखिए, ये बात सही है कि पहले नाड़ी की जो हाइट थी वो बीच में नहीं रह गई। नाड़ी ही क्या, जितनी भी आयुर्वेद या स्वदेशी सिस्टम था हमारा, पूरा हिल गया। 2 बार हम लोग गुलाम रहे। आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि सहारनपुर जिला जब था, तब अंग्रेजों के ज़माने में एक वहाँ से ऑर्डर निकला था कि कोई भी व्यक्ति वैद्य से ट्रीटमेंट नहीं कराएगा। अच्छा। अगर कराएगा तो उस वैद्य को भी दंडित किया जाएगा और रोगी उसको दंडित किया जाएगा। अब जब राजा, जो शासक है, जब वो इस तरीके से बोलेगा तो आप बोलिए आयुर्वेद इलाज कौन कराएगा? हो तो ऐसे होता क्या गया कि जब मुगल आए तो यूनानी चिकित्सा को उन्होंने चलाया, अंग्रेज आए तो इन्होंने एलोपैथी को किया। तो जैसा शासक होता है ना, तो चिकित्सा भी वही फ्लरिश होती है। तो आयुर्वेद को उन्होंने दबा दिया। लेकिन जो चीज़ सत्य होती है, शाश्वत होती है, वो अपना समय पा करके नष्ट कभी नहीं होती। अभी उचित समय आया तो फिर वो लोगों के जहन में आ गई है। तो बीच का जो काल था उसमें ये हुआ कि जो जिसको नाड़ी आ रही है उसी सीख चुका है, उसे लगता था कि अगर मैं अपना काम करता रहूं तो कम से कम अपना तो रोजी रोटी चला लूंगा। तो उसने दूसरों को सिखाना बंद कर दिया। पहले क्या था, राजाओं का संरक्षण मिलता था। जैसे कि जो मुझे प्रेरणा मिली, जो मेरा गांव है वो एक रियासत का गांव है, वहाँ राजा थे, राजवैद्य थे। जब हम बीमार पड़ते थे तो हमारे नाना जी वहीं दिखाने ले जाते थे। तो वो सब चीज़ें खत्म हो गई जी। तो ये हुआ कि हमें अपनी जीविका ही चलानी है, और नाड़ी एक ऐसी चीज़ है कि उसको सिखाने के लिए सही पात्र भी चाहिए होता है। तो कभी कि हम ऐसे लोगों को ना दे दें जो इसको बिना मतलब फैला दें या काम ही ना कर सके उस पर। तो ये जो चीज़ें बीच में रही, थोड़ी ठीक नहीं रही। अभी मैं बताऊं आपको, मैं अभी तक लगभग 400 लोगों को, मतलब मैं क्या, प्रभु की कृपा होती है, मैं सिखा चुका हूँ नाड़ी उनको। ठीक है, तो अभी इस चीज़ें बदल रही हैं, और हमारी पूरी कोशिश है कि जो हमारा डिपार्टमेंट है उसमें जितने भी वैद्य हैं, हमारे चिकित्सक हैं, नाड़ी वाला टूल सबको आना चाहिए। तो मैंने बहुत सिंप्लीफाइड करके नाड़ी को एक्सप्लेन करने की काम किया है वहाँ पर। तो ये सब अभी चल रहा है, आने वाले समय में आपको मिलेगा। बिल्कुल। नहीं, बहुत बढ़िया, और बड़ी अच्छी बातचीत आपसे रही है। उम्मीद करता हूँ हमारे देखने वालों को बड़ा फायदा पहुंचेगा ये सारी जानकारियों को लेके। धन्यवाद, आप हमारे ओहो रेडियो के स्टूडियो में आए। धन्यवाद। तो ये बातचीत आपको कैसी लगी, जरूर से हमें बताइएगा।